ठीक है। हेलो सर। हाँ, हेलो सर, हाँ मनप्रीत को पीपीटी ज्वाइन होने में प्रॉब्लम हो रही है, एक बार देख लीजिए। क्या हो रहा है? सर मनप्रीत को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है, एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, मैं देख देखता हूँ, 1 मिनट। सर फोन भी लिए हो? मैंने आपको कॉल किया है मनदीप, मनप्रीत को। ठीक है, अविनाश को ओके भी सर, मैं, ओके। बाकी लोगों को भी मैं करता हूँ। स्लाइड दिख रही है सारे लोगों को? हेलो, यस सर। स्लाइड दिख रही है सारे? नो सर, अभी तो नहीं दिख रही। अशोक, स्लाइड दिख रही है? यस सर, दिख रही है। ठीक है, अभी दिखा? वंदना? सर नहीं दिख रही है। नो सर, मैं सर सर दिख रही है सर। यस सर, दिख रहा है। ठीक है, सर अब आ देख रही लो, है। थोड़ा सा वेट कर लो, हो सकता है। ठीक है। आज ठीक है, तो आई थिंक मैं जो है यूनिट 4 कंप्लीट कर चुका हूँ अभी तक। जो है सबसे पहले यूनिट 1 के बाद जो है यूनिट 1 के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन, और यूनिट 2 के अंदर जो है एनर्जी ऑडिट, और यूनिट 3 के अंदर जो है डिमांड साइड मैनेजमेंट, और यूनिट 4 के अंदर जो है रिएक्टिव पावर कंपनसेशन टेक्निक के बारे में मैंने बात किया था काफ़ी डिटेल में। ठीक है ना, पहले स्टार्टिंग में सारा जो है रिएक्टिव पावर कंपनसेशन टेक्निक, कौन कौन से टेक्निक यूज करते हैं, स्लाइड के थ्रू जो है मैंने सारा चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ था। उसके बाद जो है पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर कंपनसेशन टेक्निक, पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे करते हैं, ड्रॉबैक क्या होता है पावर फैक्टर का, पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं। तो वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आई थिंक all of aware about reactive power compensation and power factor improvement, and also I discussed about the bank up capacitor and bank up reactor, and with along with application that means where we are using capacitor bank and where we are using inductor bank. All these things already discussed in unit 4 in previous lectures. ठीक है, यहाँ तक सारे लोगों को क्लियर है रिएक्टिव पावर कंपनसेशन टेक्निक के बारे में? ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें मैंने बात किया हुआ था, थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ लास्ट यूनिट जो है। ठीक है ना, सुनाई दे रही है आवाज सब सारे लोगों को? हेलो? यस सर। ठीक है, रिएक्टिव पावर कंपनसेशन में मैंने 2 तरह का कंपनसेशन टेक्निक बताया था। एक तो शंट कंपनसेशन बताया था, दूसरा जो है सीरीज कंपनसेशन बताया था। कंपनसेशन में जो जो हम एलिमेंट यूज करते हैं, हम 2 तरह का एलिमेंट यूज करते हैं, या तो कैपेसिटिव एलिमेंट यूज करते हैं या तो इंडक्टिव एलिमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटिव एलिमेंट के अंदर जो है कैपेसिटर बैंक आता है और सिंक्रोनस कंडेंसर आता है, और इसके अंदर ही जो है थोड़ा एडवांस सिस्टम की बात करें तो फैक्ट डिवाइसेस हम यूज करते हैं, जिसमें कि स्टैटकॉम और बहुत सारे मैंने स्टैटिक डिवाइसेस के बारे में बात किया था, जिसमें कैपेसिटर और इंडक्टर जो है थायरिस्टर के थ्रू जो है सिस्टम से जो है हमारा कनेक्ट हो रहा था। तो ऐसे सिस्टम को जो है फैक्ट डिवाइसेस बोलते हैं, जिसमें कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है एलिमेंट हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से या ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्ट होता है। ठीक है ना, ऑटोमेटिकली। इसके बाद जो है मैंने बताया था कि वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। ठीक है, दिस इज द एडवांस पार्ट ऑफ द फैक्ट्री डिवाइसेस।
अब डायरेक्टली क्या होगा कि सबसे पहले जो है नॉर्मली हम बैंक ऑफ कैपेसिटर और बैंक ऑफ रिएक्टर यूज कर रहे थे रियल पावर मतलब सॉरी रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के लिए, ठीक है ना। इसके बाद में थोड़ा सा एडवांस हुआ तो सिंक्रोनस कंडेंसर यूज किया जाने लगा, ठीक है। अब सिंक्रोनस कंडेंसर का ब्यूटी क्या है कि सिंगल सिंक्रोनस मोटर होता है एट नो लोड कंडीशन पे, एक्साइटेशन को कंट्रोल करके जो है इसको एज इंडक्टर की तरह हम काम करते हैं या एज ए कैपेसिटर की तरह काम करते हैं, ठीक है। उससे फिर एडवांस आया, एडवांस टेक्निक दैट मीन्स कि पावर इलेक्ट्रॉनिक जब डेवलप किया गया तो उसमें जो है थायरिस्टर डेवलप किया गया। तो थायरिस्टर मार्केट में अवेलेबल हुआ, फिर इसके बाद में थायरिस्टर को यूज करके जो है फैक्ट डिवाइसेस डेवलप किए गए। इसमें जो है कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टर, कैपेसिटर बैंक और रिएक्टर बैंक के साथ साथ जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करके जो है फैक्ट डिवाइसेस डेवलप किया गया। और फैक्ट डिवाइसेस जो ऑटोमेटिक रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करता है, ठीक है। रिएक्टिव पावर को कंपनसेट और उसमें जो है फिर इसके बाद अब और एडवांस की बात करें तो अब सारा जो है स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है, जिसमें डिमांड साइड मैनेजमेंट और फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी जो है डे बाय डे जो है ऐड होते रही। तो दीज आर द इवोल्यूशन ऑफ द रिएक्टिव पावर कंपनसेशन टेक्निक्स, जिसमें कि अब जो बेसिक टेक्निक्स था, बेसिक टेक्निक्स में मैंने बताया था आपको कि शंट कंपनसेशन के अंदर मैंने बताया था कि दो तरह का केस जनरेट होता है, एक अंडर वोल्टेज का केस जनरेट होता है, दूसरा ओवर वोल्टेज का केस जनरेट होता है। जब अंडर वोल्टेज का केस जनरेट होता है उस समय जो है कैपेसिटिव बैंक आर यूज फॉर द रिएक्टिव पावर कंपनसेशन। इफ the over voltage case are generated, then we have to use reactive bank for the reactive power compensation। अब कंपनसेशन जो है दो तरह का हमने बताया था आपको, एक तो शंट कंपनसेशन होता है, दूसरा जो है सीरीज कंपन करते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर बैंक है या कैपेसिटर रिएक्टर है, इसको जो है हम लाइन या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जो है पैरेलल में कनेक्ट करते हैं या ट्रांसमिशन लाइन के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। दैट टेक्निक इज नोन एज शंट कंपनसेशन, ठीक है ना। अब शंट कंपनसेशन का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, अब इसका यूज ऑलरेडी मैंने बहुत बार मैंने डिस्कस किया हुआ था। जहाँ पे हेवी इंडक्टिव लोड लगे होते हैं वहाँ पे जो है हम कैपेसिटर बैंक यूज करते हैं रिएक्टिव पावर कंपनसेशन का। अब मैं वो सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा जो अक्सर मैं डिफाइन करता हूँ। डिफाइन करने का मतलब कि कैपेसिटर यूज करते हैं तो वो जो है लैगिंग पावर सप्लाई करेगा और लीडिंग पावर एब्जॉर्ब करेगा। सारी चीज़ें ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इन मेनी टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जैसे जहाँ पे हेवी इंडक्टिव लोड लगा हुआ है तो अंडर वोल्टेज जनरेट होगा। अब अंडर वोल्टेज को जो है कंपनसेट करने के लिए कैपेसिटर बैंक यूज करते हैं। कैसे करते हैं वो सारी चीजें ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। दूसरा जो है जब ओवर वोल्टेज जनरेट होता है, ओवर वोल्टेज जनरेट होने का रीजन पावर क्वालिटी भी बताया था मैं, यहाँ भी बताया था। जब लाइट लोड कंडीशन होता है उस केस में जो है ओवर वोल्टेज जनरेट होता है। कैसे जनरेट होता है, सारा खेल जो है लैगिंग रिएक्टिव पावर और लीडिंग रिएक्टिव पावर के अनबैलेंस का बैलेंस की वजह से होता है, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे जो हम बैंक ऑफ रिएक्टर कनेक्ट करते हैं जिससे हमारा रिएक्टिव पावर कंपनसेट हो जाता है, वोल्टेज हमारा स्टेबलाइज हो जाता है। तो दिस इज द टेक्निक ऑफ शंट कंपनसेशन टेक्निक हो गया, ठीक है। अब इसमें जो है और सारे जब फैक्ट डिवाइसेस हम यूज करते हैं तो एक साथ जो है कैपेसिटर बैंक और रिएक्टर बैंक को यूज करते हैं। लेकिन अंडर वोल्टेज के केस में जो है थायरिस्टर के थ्रू जो है कैपेसिटर बैंक कनेक्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन से, जबकि ओवर वोल्टेज के केस में जो है बैंक स्विच ऑफ हो जाता है और स्विच ऑन हमारा रिएक्टर बैंक हो जाता है। बाय द फैक्ट डिवाइसेस यूज्ड power electronics, and if we are talking about today's advanced power electronics are used in fact devices for the reactive power compensation. And here I'm discussing about the shunt compensation techniques.
जो कि शंट कंपनसेशन टेक्निक के अंदर यूज किया जाता है। और बाकी चीज सो मेनी थिंग्स आई डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर इन स्लाइड्स, बट now I introduce some important facts. That's why I'm start the shunt compensation here, and then I discuss about the series compensation technique. सीरीज कंपनसेशन टेक्निक का जो है दो ऑब्जेक्टिव होता है, एक पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना, दूसरा जो है पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को जो है इंक्रीज करना या पावर ट्रांसफर को जो है इंक्रीज करना। अब जैसे कि हम सबसे पहले बात करेंगे पावर फैक्टर की बात करेंगे, तो पावर फैक्टर में क्या होगा कि जब हेवी इंडक्टिव लोड होगा तो उस केस में क्या होगा, करंट जो है वोल्टेज से लैग होगा, लैग करेगा तो फाई का एंगल बढ़ेगा, तो कास फाई का वैल्यू जो है हमारा घटेगा। जब कास फाई का वैल्यू घटेगा तो उस केस में जो है करंट का वैल्यू हमारा जो है बढ़ेगा। जब करंट का वैल्यू बढ़ेगा तो इस केस में पावर लॉसेस जो है हमारा बढ़ेगा। अब for the conservation of the energy we have to maximize the efficiency of the transmission line, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन के एफिशिएंसी को हमको मैक्सिमाइज करना है, तो हम पावर फैक्टर को जो है इंप्रूव करेंगे। पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो लैगिंग है, जो करंट लैग कर रहा है, वो फाई को जो है रिड्यूस करना होगा। जब फाई को रिड्यूस करना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, सीरीज में जो है कैपेसिटर कनेक्ट करने होंगे। जब सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो है हमारा जो एंगल है, एंगल रिड्यूस होगा। जब रिड्यूस होगा तो उस केस में जो है पावर फैक्टर हमारा इंक्रीज होगा। तीसरा केस जो है सर हेलो, हाँ हाँ बोलिए। सर स्लाइड कोई और सी हो रही है सर, एनर्जी एफिशिएंसी की। सर आपने शायद स्लाइड नहीं, कोई और ठीक है शेयर बेटा, अभी नहीं, अभी हम यूनिट 5 पढ़ाने वाले हैं, तो दिस इज द बिफोर दिस डिस्कशन इज बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ यूनिट 5। एक्चुअली यूनिट 5 के अंदर जो है एनर्जी एफिशिएंसी इन मोटर एंड लाइटनिंग सिस्टम है, तो उसको जो है इससे को रिलेट करने के लिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ पहले वाली सारी चीजों को, ठीक है। ओके सर, ओके ठीक है, तो अब जो है उसमें सीरीज कंपनसेशन टेक्निक के अंदर जो है एक तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है, दूसरा जो है हमारा ट्रांसफर कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना है। ट्रांसफर कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हमने फार्मूला बताया था, पी मैक्स या पी मैक्स इज इक्वल टू वी आर वी एस डिवाइड बाई एक्स। एक्स जो होता है रिएक्टेंस होता है। जब कैपेसिटर हम यूज करते हैं तो रिएक्टेंस मतलब इंडक्टिव नेचर जो हमारा रिड्यूस होता है, तो उसके इसमें ट्रांसफर कैपेबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है, ठीक है ना। तो यहाँ तक जो है यूनिट 4 के अंदर मैं पढ़ाया था। इसको आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, सारी चीज़ों को, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं बताया हुआ था। लेकिन आज जो है टुडे आई विल टेक यूनिट 5 फॉर आवर टॉपिक इज एनर्जी एफिशिएंसी इन मोटर एंड लाइटनिंग सिस्टम। अब एनर्जी इफिशियंसी के बारे में यहाँ पे हमको बात करना है, क्योंकि एनर्जी इफिशियंसी प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर एनी सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन हैविंग प्लेड इंपॉर्टेंट रोल फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है ना। जो भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, दीज ऑल थिंग आर कंसर्न टू द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, ठीक है ना। अब जो है एनर्जी इफिशियंसी का मतलब, सबसे पहले बेसिक फार्मूले की बात करते हैं। इफिशियंसी का मतलब होता क्या है, एनीवन Do you know about efficiency? हेलो हेलो, आप लोगों ने जो है, मैंने बताया था आप लोगों को बताया था कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के अंदर जो एफिशिएंसी कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन के अंदर जो है एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं। मेनी थिंग अबाउट एनर्जी एफिशिएंसी आई टॉट ऑल ऑफ यू, ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। तो कैन यू एनीवन डिफाइन द एफिशिएंसी ऑफ द एनी सिस्टम। हेलो अविनाश, अविनाश है? Yes, sir. हाँ बेटा, व्हाट इज मीन बाय एफिशिएंसी ऑफ एनी सिस्टम। सपोज वी हैव टू टेक 3 फेज इंडक्शन मोटर, या वी हैव टू टेक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर,
What is mean by efficiency of the single phase transformer? Already I told about single phase ट्रांसफार्मर इफिशिएंसी, ठीक है। डीसी मशीन के केस में भी इफिशिएंसी के बारे में मैंने बात किया होगा। तो इफिशिएंसी होता क्या है? हेलो, यस सर, यस सर। क्या होता है बेटा इफिशिएंसी? हेलो सर डिफाइन कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा सर। ठीक है, यार डिफाइन क्या करना, सिंपल सा कंसेप्ट है, आउटपुट डिवाइड बाय इन, ठीक है ना, समझ में आया? सर नहीं, आप डिवाइड इफिशिएंसी के बारे में पूछ रहे थे, मतलब इफिशिएंसी है क्या? हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ मैं। आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज में हमारा एफिशिएंसी आ जाएगा किसी भी सिस्टम का, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने बात किया था सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात कर रहा था। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के अंदर जो है क्या होता है, जो इनपुट क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं और करंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। हमारा जो है ये सीधे सीधे इनपुट हो गया, सॉरी ये जो है हमारा आउटपुट हो गया, क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी दो वाइंडिंग होती है। प्राइमरी पे V1 अप्लाई करते हैं और I1 फ्लो होता है, पावर फैक्टर Φ1 होता है, cos Φ1 होता है। तो अब जो है इनपुट की बात करें तो सीधे सीधे हमारा हो जाएगा V1 I1 cos Φ1 हो गया। आउटपुट क्या होगा, V2 I2 cos Φ2 हो गया। लेकिन अगर हम जो है आउटपुट में लॉसेस को इंट्रोड्यूस कर देते हैं या ऐड कर देते हैं, जैसे आउटपुट हमारा V2 I2 cos Φ2 हो गया, ठीक है। अब लॉसेस दो तरह का होते हैं, मैंने बताया था उसमें कि एक तो हमारा कोर लॉस होता है, दूसरा जो है कॉपर लॉस होता है। तो यही जो है अब इनपुट पे क्या होगा, आउटपुट प्लस लॉसेस, लॉसेस में जो है कोर लॉस होगा और कॉपर लॉस होगा, ठीक है। तो हमारा सीधे सीधे फार्मूला हो गया इफिशिएंसी का, V2 I2 cos Φ2 डिवाइड बाई V2 I2 cos Φ2 प्लस PC कोर लॉस और PCU कॉपर लॉस हो गया, ठीक है ना। अब उसको जो है कॉपर लॉस की बात करें तो I2 स्क्वायर R2 हो गया हमारा, या I2 स्क्वायर R इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। और इधर जो है PC का वैल्यू आ गया। PC और कॉपर लॉस जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के थ्रू जो है हम कॉपर लॉस फाइंड आउट कर लेते हैं और ओपन सर्किट टेस्ट के थ्रू जो है हम कोर लॉस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी सारा इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन सब कुछ मैंने बताया था। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ एनी ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब हियर क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एफिशिएंसी। अब यहाँ पे जो आउटपुट का टर्म है, आउटपुट का टर्म का मतलब है कि V2 I2 cos Φ2, ठीक है ना। अब इसमें जो इनपुट पे जो इनपुट किसके इक्विवेलेंट है, V2 I2 cos Φ2 प्लस कोर लॉस और कॉपर लॉस के। तो अब अब हम वी आर अप्लाई एनी मेथड फॉर द रिडक्शन ऑफ द कोर लॉस एंड कॉपर लॉस, ठीक है ना। अब जो है हमको यहाँ पे जो अब एनर्जी ऑडिट के अंदर जो है दो चीजें मैंने बताई थी, एक तो प्राइमरी एनर्जी ऑडिट होता है, दूसरा टारगेटेड एनर्जी ऑडिट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमको जो है कोर लॉस और कॉपर लॉस को जो है टारगेटेड स्टडी करने की जरूरत होती है कि यहाँ पे हम किस तरह का चेंजेस करें कि ये लॉसेस जो है हमारा रिड्यूस हो जाए। समझ में आ रहा है? तो आप क्या करेंगे कि नॉर्मल कोर की जगह पे जो है हम CRGO का कोर लेंगे, जिससे हमारा हिस्टेरिसिस लॉसेस जो है रिड्यूस हो जाएगा। हिस्टेरिसिस लॉसेस रिड्यूस होने की वजह से जो है नो लोड मतलब क्या बोलते हैं कि कोर लॉस जो है हमारा रिड्यूस हो जाएगा। अब जो है दूसरा कॉपर लॉस को रिड्यूस करना है तो उसका
इस तरह का जो है मटेरियल हमको चूज करना होगा जिससे क्या होगा, जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टिविटी जो है रिड्यूस हो। रेजिस्टिविटी रिड्यूस होने की वजह से जो है आर का वैल्यू रिड्यूस होगा। जब आर का वैल्यू रिड्यूस होगा तो हमारा कॉपर लॉसेज जो है रिड्यूस होगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जैसे इफिशियंसी टर्म को हमने कंसीडर किया तो हमको पता चला कि कोर लॉस और कॉपर लॉस को जो है रिड्यूस करके सिस्टम की इफिशियंसी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। तो जो कन्वेंशनल मेथड जो हम यूज कर रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि कोर लॉस और कॉपर लॉस बहुत ज्यादा हो रहा था। तो हमने जो है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए, मॉडिफिकेशन करके जो है उसके लॉसेज को हमने घटाया। जब लॉसेज को घटाएंगे तो जो हमारा आउटपुट और इनपुट के बीच में जो डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे थे वो रिड्यूस हो जाएंगे। जब रिड्यूस हो जाएंगे, जब लॉसेज रिड्यूस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है हमारा इनपुट रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर लॉसेज बढ़ते हैं तो उस केस में इनपुट हमारा बढ़ेगा। अब एनर्जी कंजर्वेशन करना है, प्रॉफिट को जो है मैक्स। आवाज सुनाई दे रही है? हेलो यस हेलो, सर। ठीक है। अब एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर मैंने बताया था कि किसी भी तरह से जो है इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करना होगा तो उसके लिए जो है इफिशियंसी को हमको डिक्रीज करना होगा। ठीक है ना। तो दिस इज द बेसिक टर्म रिलेटेड टू इफिशियंसी ऑफ एनी सिस्टम। अगर हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसका वाइंडिंग और उसके अंदर जो कोर हम डिजाइन करेंगे, कोर को जो है सीआरजीओ हम ये ले लेते हैं जिससे जो है हिस्टैरिसीस लॉस रिड्यूस होता है। जो कंडक्टर हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर इस तरह का हम अरेंजमेंट करें कि उसका जो है जिससे जो है कॉपर लॉस जो है रिड्यूस हो। तो दीज आर द टेक्निक बाय विच वी आर रिड्यूसिंग द एफिशिएंसी, रिड्यूसिंग द लॉसेस। if we are reducing the losses, the efficiency of the system is automatically increased। ठीक है ना। दिस इज द कंजर्वेशन। मैंने बताया था कि हमको जो है लॉसेस को किसी तरह से रिड्यूस करना है, जो एडिशनल कंजप्शन हो रहे हैं उनको, कंजप्शन जो हो रहे हैं उनको भी रिड्यूस करना है। तो यहाँ पे जैसे ही हम वी आर कंसर्न अबाउट द एफिशिएंसी, वी आर कंसर्न अबाउट द लॉसेस ऑफ द एनी सिस्टम। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? हेलो, यस सर। ठीक है। स्लाइड दिख रही है ना? अब हम स्लाइड पे आते हैं। अब देखिए, इफिशियंसी ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन, इफ वी आर मोर एफिशिएंट विद द एनर्जी वी ऑलरेडी हैव, देयर विल बी लेस पॉपुलेशन, लेस reliance on a foreign oil and increase the domestic security। अब देखो, जैसे किसी भी सिस्टम को जो है हम हायर एफिशिएंसी पे ऑपरेट करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि जो, ऐसा कि मैंने बहुत पहले भी बताया था आपको कि वाई वी आर डूइंग एनर्जी कंजर्वेशन इन एवरीवेयर। I talked about small scale industry, medium scale industry and large scale industry। तो इन सारे चीजों के जो है बेस में जो चीजें हैं वो है कि किसी भी तरह से फजल फ्यूल जो हम यूज कर रहे हैं उसको जो है रिड्यूस किया जाए। ठीक है ना। अगर किसी भी सिस्टम को जो हम हायर एफिशिएंसी पे ऑपरेट करते हैं तो दैट मीन्स कि वी हैव टू सेव द फजल फ्यूल डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि इसका कंसेप्ट मैंने पहले ही बताया था कि जो भी एनर्जी का जनरेशन है, जो कन्वेंशनल पावर का, जो कन्वेंशनल मेथड हम यूज कर रहे हैं पावर को जनरेट करने के लिए, दैट जनरेशन आर बेस्ड ऑन ए फजल फ्यूल। ठीक है ना, विच इज स्टोर्ड इन आवर ग्राउंड, विच वी हैव लिमिटेड स्टोरेज ऑफ द फजल फ्यूल। ठीक है ना। तो क्या है, उसको जो है हमको रिड्यूस करना है, उसको रिड्यूस करना होगा तो उस केस में जो है हमको सिस्टम इस तरह से डिजाइन करना होगा कि जिसमें लॉसेज जो है कम हो और जो है उसकी इफिशियंसी जो है ज्यादा हो। ठीक है ना। क्योंकि जो है एनर्जी की ट्रांसफर करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे एनर्जी के रिसोर्सेज जो है हम ही एक्सेस कर लें, आने वाली जो है जनरेशन को कुछ भी ना मिले, तो दिस इज नॉट ए फेयर। ठीक है ना। वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन दैट पॉइंट। ठीक है। आफ्टर दैट I will discuss about the energy efficiency. What is mean by energy efficiency? As earlier discuss about the efficiency. Efficiency is the energy input, this useful energy output and energy dissipated to the surroundings। ठीक है ना।
if we are talking about efficiency of the any system, all system have same process. One energy is input to the our energy conservation device, which converted useful energy in the form of output and energy dissipated to the surrounding. This is the problem of the this is the subject of our discussion, energy dissipated to the surrounding. अब जो एनर्जी डिसिपेट हो रहा है सराउंडिंग में, इसको जो है रिड्यूस करना है. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर लेक्चर. ठीक है. अब देखो यहाँ पे टर्म दिख रहा है ना बेटा, सारे लोगों को दिख रहा है? हेलो हेलो, दिख रहा है सर ना? दिख रहा है. एनर्जी कंजर्वेशन मतलब कंजर्वेशन सॉरी एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस है, उसके इनपुट एनर्जी हमने अप्लाई किया हुआ है, और आउटपुट पे जो है एक यूजफुल एनर्जी आउटपुट के फॉर्म में आ रहा है, दूसरा जो एनर्जी डिसिपेट हो रहा है सराउंडिंग पे. तो जो एनर्जी डिसिपेट हो रहा है यही हम इसी चीज को हमको जो है प्रिवेंट करना है, रोकना है, या इसी के लिए हमको टेक्निक डेवलप करना है जिसको जो है मिनिमाइज किया जा सके. ठीक है ना? जिसको रोका 100% तो हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है ना? तो अब देखो, अब बेसिक अगर फार्मूले की बात करें तो एफिशिएंसी इक्वल टू यूजफुल एनर्जी आउटपुट टू टोटल एनर्जी इनपुट. एग्जांपल मैंने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी का भी रिसेंटली मैंने बताया था आप लोगों को, जो कि ऑलरेडी कई बार पढ़े होंगे क्लास में. ठीक है ना? अब इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक मोटर कंज्यूम 100 वाट जूल पर सेकेंड of the watt to obtain 90 watt of the mechanical power. देखिए अब क्या है कि जैसे सपोज किसी हम मोटर की बात करें तो मोटर जो है 100 वाट जो है जनरेट करता है पर जूल पर सेकेंड ऑफ द पावर टू ऑब्टेन पावर डिटरमाइन. अब इसमें क्या होगा कि हमारा जो है आउटपुट क्या है 90, इनपुट क्या कर रहे हैं हम 100 कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी सीधे यहाँ पे 90 हो गया हमारा. दिख रहा है ना? हेलो, यस सर दिख रहा है. जैसे मान लो कि हमने जो है क्या किया है कि एक मोटर है, तो मोटर पे हम जो है सप्लाई हम अप्लाई करेंगे, तो वोल्टेज करंट और पावर फैक्टर के फॉर्म में वाट हम अप्लाई करेंगे, रियल पावर अप्लाई करेंगे. रियल पावर सपोज जो है हम 100 वाट हम अप्लाई कर रहे हैं विद द प्राइम मूवर के थ्रू. लेकिन अगर जनरेट कितना कर रहा है 90 वाट जनरेट कर रहा है, तो इसका आउटपुट क्या है 90 वाट है, इनपुट क्या है 100 वाट है, तो इफिशिएंसी क्या होगा 90. हेलो 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 हेलो, सर यस सर. आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ सर सुनाई दे रहा है. हेलो, ठीक है. तो अब जो है देखिए यहाँ 90 डिवाइड बाई 100 कर दिया, इंटू 100 कर दिया, तो ये 90% आ गया हमारा. ठीक है. अब जो है आई एम टॉकिंग अबाउट सम इफिशिएंसी ऑफ द सम कॉमन डिवाइसेस. सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिक मोटर जो है इसका इफिशिएंसी अराउंड 90% के अराउंड होता है. अब इसमें जो है अब टेक्निक क्या है, स्कोप क्या है, ठीक है ना? अब टेक्निक जो है डिफरेंट टेक्निक यूज करके अब 90 से अगर ऊपर इफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, तो दैट इज बेटर फॉर अस फॉर द सेविंग द एनर्जी या कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी. ठीक है. सेकेंड जो है होम ऑयल फर्नेसेस की बात करें तो 65 है, काफ़ी कम है. होम कोल फर्नेसेस की बात करें तो 55 है, काफ़ी कम है. तो इसकी एफिशिएंसी को हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. स्टीम बॉयलर या पावर प्लांट के अंदर जो स्टीम बॉयलर हम यूज करते हैं उसका एफिशिएंसी अराउंड 89% होता है. पावर प्लांट थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो उसका एफिशिएंसी 36% है. 36% इज द टू मच लोअर.
ऑटोमोबाइल इंजन की बात करें तो 25% होता है, लाइट बल्ब फ्लोरेसेंट लैम्प की बात करें तो 20% होता है, लाइट बल्ब इंडिसेंट लैम्प की बात करें तो 5% होता है, जो कि बहुत ही कम है। तो जो इफिशियंसी हमने दिखाया है सारे डिवाइसेस का, अब जिसका सबसे ज़्यादा है तो उसके इफिशियंसी को जो है इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अगर वाकई हम चाहते हैं कि पावर को कंजर्व करें तो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हेलो विनाश। हेलो, लास्ट ईयर ठीक है, स्कॉलरशिप आई तेरी? यहाँ तक समझ में आया? क्या बात कर रहा है मोहित? हेलो हेलो, यस सर। यहाँ तक समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, अब Yes, sir. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट व्हीकल एफिशिएंसी या गैस लाइन इंजन की बात करें तो इसमें देखिए 25% ऑफ द गैस लाइन इज यूज टू propel a car. The result is lost as a heat efficiency of the 0.25. अब हीट इंजन में क्या होता है? ए हीट इंजन इज द एनी डिवाइस विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, अकाउंट फॉर द 50% ऑफ द आवर एनर्जी कंजर्वेशन डिवाइसेस। ठीक है, अब हम हीट इंजन की बात करें तो हीट इंजन बेसिकली जो है ऑटोमोबाइल के अंदर जो भी हम सिस्टम यूज करते हैं तो इसको जो है हीट इंजन बोलते हैं, जिसमें कि डीजल और पेट्रोल, मतलब डीजल इंजन यूज करते हैं और पेट्रोल इंजन यूज करते हैं वाइडली। डीजल इंजन के अंदर जो है एक्चुअली क्या करते हैं हम कि डीजल एज ए फ्यूल हम यूज करते हैं, जबकि पेट्रोल इंजन के अंदर जो हम पेट्रोल यूज करते हैं एज ए फ्यूल। ठीक है, यहाँ पे जो है केमिकल एनर्जी का जो है हीट एनर्जी में कन्वर्जन होता है और हीट से जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। तो इस प्रोसेस में जो है जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि एनर्जी का कंजर्वेशन हो रहा है। कंजर्वेशन मतलब कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, कन्वर्जन में जो है यहाँ पे इफिशियंसी हमारा काफी डिक्रीज हो रहा है, परसेंट जो है इफिशियंसी यूज हो। आप कार्नाट एफिशिएंसी की अगर बात करें तो स्टीम, जो थर्मल पावर प्लांट के अंदर जो स्टीम जनरेट करते हैं तो कोल को जो है पहले हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और हीट एनर्जी के थ्रू जो है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, और ये जो साइकिल हम फॉलो करते हैं उसको कार्नाट बोलते हैं। कार्नाट की अगर बात करें तो कार्नाट एफिशिएंसी को अगर डिफाइन करना है तो 1 माइनस टी कोल्ड डिवाइड बाई टी हॉट इंटू 100 इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो डिग्री केल्विन में लिया गया है। अब इसी तरह से फॉर द कोल फायर यूटिलिटी बॉयल द टेम्परेचर ऑफ द हाई प्रेशर स्टीम वुड बी अबाउट 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड टी कोल्ड द cooling tower water temperature would be 20. The calculated Carnot efficiency of the power plant is around, देखिए यहाँ 540 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू हो गया हमारा 813 डिग्री केल्विन। 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 20 का हो गया 293 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ से सीधे सीधे हमारा आ गया 64% जो है, जो कोल से जो है कोल की केमिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, थर्मल एनर्जी को जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका जो है जो स्टीम का इफिशियंसी होता है, स्टीम का जो साइकिल होता है, कार्नाट साइकिल होता है, कार्नाट इफिशियंसी जो है अराउंड 64% हमारा आता है। ठीक है, समझ में आया? हेलो हेलो, Yes, sir. यस सर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब inference, the maximum of 64% of the fuel energy can go the generation
To make the Carnot efficiency as high as possible, either T hot should be increased and T cold should be. अब यहाँ पे 65 रिमेनिंग जो है 35% जो है हमारा लॉस के फॉर्म में एनर्जी जो है डिसिपेट हो जा रही है। अब इसमें क्या करते हैं कि पावर मतलब एनर्जी की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा लॉसेज है लॉसेज को रिड्यूस करते हैं, लॉसेज को रीयूज करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो एग्जॉस्ट के तौर पे जो थर्मल एनर्जी हमारा जो रिलीज होता है इस एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको हम रीयूज करते हैं। रीयूज कहाँ कहाँ पे करते हैं? एक्चुअली जो है जो टरबाइन होता है, टरबाइन को जो है 3 स्टेज में जो है स्टीम फ्लो कराते हैं, एचपी, आईपी और एलपी, ठीक है ना। एचपी का मतलब कि हाई प्रेशर, आईपी का मतलब इंटरमीडिएट प्रेशर और एलपी का मतलब लो प्रेशर, ठीक है ना। अब यही हॉट गैसेज जो एग्जॉस्ट होता है उसी को जो है यूज करके जो एचपी का जो एग्जॉस्ट होता है उसको जो है जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं उससे जो है हम रीहीट करते हैं, रीहीट करके फिर आईपी पे भेजते हैं और आईपी का जो एग्जॉस्ट गैसेज है वो एलपी पे डायरेक्टली भेज देते हैं। फिर इसके बाद में सम टाइम वी आर यूजिंग को जनरेशन, ठीक है ना। जहाँ पे हम लार्ज स्केल पे पावर जनरेट कर रहे हैं वहीं पे स्मॉल स्केल पे भी पावर जनरेट करते हैं, जैसे एमएसडी जनरेटर, यहीं पे स्मॉल इन सॉरी इस एमएसडी जनरेटर यूज करके जो है पावर को जनरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? हेलो? यस सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ द पावर प्लांट। पावर प्लांट के बारे में तो बहुत मतलब काफ़ी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं ही पढ़ाया था आप लोगों को पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो देखिए दिस इज द डायग्राम ऑफ द थर्मल पावर प्लांट, दिस इज द बॉयलर। बॉयलर में मुझे ये बताना नहीं है कि बॉयलर किस तरह का होता है। फायर ट्यूब टाइप बॉयलर, वाटर ट्यूब टाइप बॉयलर, already I discussed many thing about the बॉयलर या मिनी टर्म रिलेटेड टू द बॉयलर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा कूलिंग टावर है, कूलिंग टावर से जो हम वाटर को सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे कोल को बर्न कर रहे हैं, जो कोल हमारा बर्न हो रहा है हॉट गैसेज प्रोड्यूस हो रहा है, हॉट गैसेज के थ्रू वाटर के टेम्परेचर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, और स्टीम को जो है हम एचपी, आईपी और एलपी के थ्रू जो है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जनरेट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो है अल्टरनेटर लगा हुआ, अल्टरनेटर में मैंने बताया था आप लोगों को सिलेंड्रिकल टाइप सिंक्रोनस जनरेटर यूज करते हैं। सिलेंड्रिकल टाइप सिंक्रोनस जनरेटर जो है उसका सारा फीचर्स मैंने। अभी यहाँ पे देखिए बॉयलर, थर्मल एनर्जी, टरबाइन, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। अब ये 88 और यहाँ पे जनरेट हो रहा है 36 BTU। अब इफिशियंसी इसकी डिक्रीज हो रही है, तो सीधे सीधे जो है ओवरऑल इफिशियंसी, इलेक्ट्रिकल आउटपुट एंड केमिकल एनर्जी इनपुट यहाँ पे 35 BTU है इंटू 100 BTU, टोटल 35%। तो जो हमारा थर्मल पावर प्लांट का जो ओवरऑल इफिशियंसी आता है अराउंड 30 to 40%, 35 to 40% ही आता है। थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 0.88 इंटू 0.41.9 का टोटल जो प्रोसेस है अंदर के जो स्टेप्स हैं उसमें हमको जो है कुछ इस तरह से चेंजेस कर रहे हैं जिसकी वजह से जो है इफिशियंसी हमारा जो है इंक्रीज हो। समझ में आ रहा है? हेलो? हेलो? यस सर। ठीक है। ठीक है, मेरे ख्याल से टाइम अप हो चुका है और नेक्स्ट लेक्चर में जो है इससे आगे हम बात करेंगे, ठीक है। इफिशियंसी इन लाइटनिंग और ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस सर। टाइम हो गया है ना?
ठीक है, अभी तो टाइम बचा हुआ है, 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। चलिए 2 मिनट का ब्रेक दीजिए, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, थैंक अविनाश नगर मैं पूछ अविनाश। हेलो अविनाश। हेलो, कितनी आई स्कॉलरशिप ये बता दे फटाफट। वो गया यहाँ से जमा ना करने के, फिर हम टाइम ऑफ नहीं हुआ, वापस आ जाओ सर। अबे काहे बकवास कर रहा है।
विशाल, हेलो।